अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाव में हूँ अली सरवर। मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर हम बात करेंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दिया है। क्यों ये तमाम बातें की हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी अपने मौजूद मेहमानों का तजिया लें। और इसके अलावा बात होगी जनाब पीटीआई के हवाले से भी, और पीटीआई के हवाले से ख़ासतौर पर उनका जो मुद्दा है बार बार ये आता है कि जी खान साहब से जिन लोगों को हम कहते हैं मुलाकात करा दी जाए, उनकी नहीं होती, बाकी लोगों की करा दी जाती है। वो कहते हैं कुछ तो ऐसे लोग हैं कि मतलब जो ठीक है वो कारकुन हैं उनके, लेकिन मतलब हमने कभी कहा ही नहीं उनके बारे में कि मुलाकात करा दें, और उनकी मुलाकात हो जाती है। जो अहम लोग हैं, ख़ास तौर पर एक तस्वीर वायरल हुई खान साहब की बहन की, और उस तस्वीर पर बढ़ क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है, कर रहे हैं हुकूमत को कि जनाब बाहर फुटपाथ पर उनकी बहन बैठी हुई है और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, वो अकेली बैठी हुई है फुटपाथ पर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बहन। क्योंकि एक तस्वीर याद होगा आपको, नवाज़ शरीफ साहब के साहबजादे की वायरल हुई थी, वो गो के ऑफिस में बैठे हुए थे अकेले। उस पर बड़ा वावेला हुआ था कि जनाब देखिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हैं, उसको दफ्तर में एक कुर्सी पे बिठा दिया, अब उनकी बहन फुटपाथ पर बैठी। इसलिए सारा माजरा क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात ये भी होगी कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर कैनाल्स का जो मसला है, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा अब सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वतन वापस पहुँच गए हैं, निजी दौरे पर गए थे, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़ा अहम उनका खिताब है और उसमें बहुत सारे ऐलानात हो सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी में अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो काम है, एक तो जलसा, और दूसरा उमरकोट का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम और इख्तियार कर गया है अहमियत। उसमें देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा वो जिस दिन पोलिंग होगी। इसके अलावा सेनेट की जो नशिस्त खाली हुई है, मरहूम ताज हैदर साहब अल्लाह ताला गनी कर रहमत फरमाए, वो 6 मई को उस पर भी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखते हैं कि कैंडिडेट कौन कौन से सामने आते हैं, क्या पुराने लोग आएंगे या फिर कोई नया चेहरा नज़र आएगा। ये बड़ी अहमियत की हामिल बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं जी नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश भाई बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब तजज़ियाकार, आपको बहुत शुक्रिया। सर, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने बहुत सारी बातें की। एक तो दोबारा उन्होंने कहा कि जी हम महंगाई बढ़ रही है, मईशत का कोई हाल नहीं है, तो हम दोबारा भी सड़कों पर आ सकते हैं। फिर उन्होंने वो बड़ा एक अहम बिल है मिनरल एंड माइंस का, उसकी भी मुखालफत कर दी, और उन्होंने कहा जी हम क्यों किसी को अपने ऊपर काबिज़ करा लें। और आलमी क़ुव्वतों के दबाव पर फाटा का खैर वक्तुन-ख़वाब इंज़माम किया गया। के में बदअमनी है, कई इलाकों में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, बलूचिस्तान में भी हुकूमत की अमलदारी नज़र नहीं आ रही, महंगाई आसमान को छू रही है, मईशत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। और अफ़गानिस्तान का जो बड़ा अहम मामला है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने अफ़गानी यहाँ मुकीम थे उनको ज़ाहिर है वापस जाने को कहा गया है, तो उस पर मौलाना साहब ने आज ये कहा है कि जिन अफ़गानों को हमने पढ़ाया है तो उनको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उनको निकाल कर मुआशी नुकसान क्यों किया जा रहा है, हमें अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बहुत सीरियस बड़ी अहम बात है जो उन्होंने आज की है। क्या कहेंगे नवाज़ ज़ुबैर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली मौलाना एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और वो सही वक़्त का इंतज़ार करते हैं बोलने के लिए। काफ़ी दिनों से खामोशी थी उनकी। पीटीआई ने बारहा कोशिश की कि वो उनके साथ मिलके एहतजाज में शामिल हो जाएँ, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई टास्क दे देते थे कि आप ये करें, वो करें। आखिरी में उनके एक अहम रहनुमा ने कहा कि आप इस बात का यकीन दिलाएँ कि आपके मुज़ाकरात उनसे नहीं चल रहे। बहरहाल अब जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कि वो तने-तनहा अपने ही वज़न पे ये एहतजाज की कॉल देने के मूड में हैं। कब देंगे इसका कोई अभी उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। लेकिन जो इश्यू उन्होंने छेड़े हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो अफ़गानियों की डेडलाइन ख़त्म हो गई है और तेज़ी से अफ़गानियों को वापस भेजा जा रहा है। उस पर बात की उन्होंने। दूसरा माइन एंड मिनरल का जो बहुत अहम, बहुत बहुत अहम, अहम है और उससे बहुत बड़ा बहुत एक अहम। पाकिस्तान में सरमायाकारी मुतवक्को है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही अच्छा है और इससे केपीके और बलूचिस्तान के खास तौर से लोगों को ना सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि उधर तरक्की की बहुत सारी राहें खुल जाएंगी जिससे मुल्क को भी बहुत फायदा होगा। वो कह रहे हैं कि सूबे के वसाइल पर कब्ज़े की कोशिश हो रही है। देखिए सूबे के वसाइल पे तो वो आइन में मौजूद है कि अगर कोई किसी भी चीज़ निकलती है तो उसमें क्या रेशो सूबे का होता है, क्या वफाक का होता है। वो सूबे अपने तौर पे तो उसको वैसे भी निकालने की सलाहियत नहीं रखते, सूबे के पास वो चीज़ें नहीं होती, और उन्होंने साफ कह दिया वो कि जी अगर एक्सपर्टीज़ ये नहीं बिल होती। मंज़ूर हुआ तो फिर अवाम में जाएँगे हम। लेकिन ये बिल तो मुझे इस पे पीटीआई भी खेल रही है, इस पे पीटीआई भी कुछ हाँ, ना हुकूमत कुछ ने पेश कर दिया और उनकी पार्टी जो है मुखालफत कर रही है। हाँ।
अब ये देखते हैं कि इससे कितनी बार्गेन कर पाएंगे मौलाना और कितनी बार्गेन कर पाएगी पीटीआई, क्योंकि ये अहम है मुल्क के लिए और इसके लिए हुकूमत को कोई ना कोई बार्गेन करनी पड़ेगी। ये अच्छा, सही वक्त है मौलाना बार्गेन साहब की करने इस का। बात से आप मुत्तफिक हैं? वो कह रहे हैं कि जी एक तो आलमी कुव्वतों के दबाव पर फाटा का इंतजाम केपीके में किया गया, और दूसरी बात ये उन्होंने कही कि केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी हुकूमती अमलदारी नज़र नहीं आ रही। देखिए, बलूचिस्तान की हद तक तो सारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि उधर हालात ख़राब हैं और अमलदारी नहीं है हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की। रोज़ाना ही वहाँ पे हमले हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस पे जवान शहीद हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत की तो इस तरीके से नहीं है, उधर तो बल्कि फेडरल गवर्नमेंट और हमारी जो है फ़ौज और वो भी उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है उसको अमन कायम करने में। पीपल्स और पार्टी की वो एक हुकूमत वहाँ ऑपरेशन नाकाम हुआ, है, देखिए उधर किसी की भी हुकूमत को ये नहीं कह सकते कामयाब है। हुकूमत अगर उन्हीं मैं की है ना। अब आप उनकी हुकूमत कहें, अब ये भी नहीं कहते थे कि रोज फौज पे हमले हो रहे हैं तो कि वो नाकाम है। वहाँ एक जंग है जो दहशतगर्दों के साथ है, और वो खाली जंग जो है वो दहशतगर्दों से नहीं है, उनकी पुष्ट पे जो हमारे असली दुश्मन है वो बैठे हुए हैं। और खाली वो नहीं बैठे हुए, उनको उनकी जड़ें अफगानिस्तान में भी जा रही हैं, और वो बहुत बड़ी जंग है जो हम लड़ रहे हैं उस जंग। लेकिन केपीके में मैं नहीं कहूँगा कि इतने हालात ख़राब हैं जितने के वहाँ हैं। माशिया जो बात की है, महंगाई बढ़ी, ये गलत वक्त पे उन्होंने बात की है। इस वक्त जब बिजली सस्ती हो रही है, पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा, सस्ता हो रहा था लेकिन नहीं किया, क्योंकि उसके पैसे वही लगा रहे हैं, उन्हीं बलूचिस्तान में बलूचिस्तान में ऐसा लगा नहीं रहे था हैं। आवाम को सहूलत मिल जाती। मेरे ख्याल में इस वक्त बलूचिस्तान में जितना भी मरहम रखे, जितनी भी उधर काम हो, वो ज़्यादा बेहतर है। ये 2-4 रुपए कम करने से अच्छा है कि वहाँ पे एक बड़ी रकम अगर अगर वहाँ पहुँच जाए, वो हो जाए, तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसमें मैं तनकीद नहीं और करूँगा हुकूमत वहाँ को। ये पैसा सरदारों को दे दें। सदारत को नहीं दे, यही एक चीज़ है, हुकूमत उसको जो है ना खुद अपने ही नुमाइंदों के ज़रिए जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने नुमाइंदों को खर्च कर रही है देखिए, सिंध में। आपको अगर नहीं लगता तो कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके पूछ ज़रिए काम कराएं। सवाल पूछा अगर मैंने। अगर उनको एतबार नहीं है और अगर वाकई नहीं है तो आप उनके ज़रिए वो कराएं, लेकिन करार वाकई कराना चाहिए, मकसद वाकई नजर आना चाहिए। जो नहीं तो भी रोड ये बने वो जो वो कागजों में नहीं हो, पेट्रोल का वो पैसा, सड़क जुबैर साहब, वो पेट्रोल का पैसा देने के बजाय स्पेशल फंड दे देते उनको आप। इतना फंड तो आपको पता है किल्लत है, इतना हैं? इतना फंड नहीं होता। अब जितना भी होता है वहाँ यूज हो रहा है, मगर ये अगर कर रहे हैं तो इसमें मैं तनकीद नहीं करूंगा। देखिए, चलें जी, इसमें ना केपीके मैं का सियासत करूंगा एक ना बार तनकीद करूंगा, फिर लेकिन मौलाना ने ये जो बोला है, अगर ये पीटीआई के साथ मिलकर करते तो एक ताकतवर तरह करेंगे। और अभी ये वक्त नहीं है मेरे ख्याल में, ये सिर्फ एक बार्गेन के लिए उन्होंने एक चिप दी है। केपीके का तो खैर दिफा किया, कह रहे बलूचिस्तान में हालात खराब है, केपीके में इतने नहीं है। आप क्या कहेंगे अनिस मंसूरी साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया। हस्बे मामूल हमने वही बात सुनी जो हर बार हम सुनते हैं कि अगर वो पीटीआई के साथ करेंगे तो अच्छा होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। उनके लिए, अपोजिशन के लिए। हाँ, वो वही बात पीटीआई कहती है, वही बात हम यहाँ इससे पहले इन्होंने बहुत कुछ बोला पीटीआई का, आपने इनको अच्छा, वो तर्जुमान बोला, नहीं तो ना वो कुछ बोला। तस्वीर वायरल हुई है, तो हमने तो उस अभी पे कुछ कहा आप ही नहीं है। मतलब वैसे न्यूट्रल तजियाकार के तौर पे आपने सुनते तनकीद कर दी कि नहीं, वो मैंने गलत तो है। नहीं की। आपने कहा बहुत कुछ बोला है। एक खातून मुझे याद आई, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, जितना धूप में बच्चों के मैं साथ समझ रहा था आप वो सवाल करेंगे। मैं समझा शायद आपकी हमदर्दी मैं होगी समझा खवातीन के आप वो सवाल करेंगे, लेकिन हालांकि आप आपने तो वो अच्छे खासे सवाल हमदर्द हैं खवातीन के। आपने तो वो सवाल करना ही मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल उसका जवाब मैं अगले उसमें दे दूंगा, अभी मेरे भाई को मौका। चलिए, बहुत नवाजिश आपकी, लेकिन हमने तो सुनना शुरू किया और उससे पहले ही आपने बीच में आ गया। तो जी, आप फतवा लगाते हैं ना। फतवा कहाँ से लगाया? आपने कहा कि जनाब वो अगर पीटीआई के साथ करेंगे तो अच्छा होगा। ये पीटीआई का अच्छा जी, इस पे अनिस मंसूरी साहब 3-4 चीज़ें जो उन्होंने बयान की, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा माइंड मिनरल पे। उन्होंने कहा कि आलमी कुव्वतें जो हैं वो नज़र गाड़ के बैठी हुई हैं। फिर फाटा के हवाले से भी कहा कि इंतजाम जो किया गया था वो भी दबाव पर किया गया था और जल्दबाजी में किया गया। पहले इस पर आ जाए। अली, बहुत अहम नुकता यह है कि ये बिल 2 जगह पेश किया गया, सेम एज इट इज, बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर। बलूचिस्तान में एएनपी ने इसकी अप्रूवल के लिए वोट दिया, जमीयत उलमा इस्लाम ने इसको अप्रूव किया। तो पहली बात तो ये देखिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक सूबे के लिए अलहदा कर रहे हैं और दूसरे सूबे के लिए अलहदा कर रहे हैं। इनका जो पहला जुमला था नवेद भाई का, वो बिल्कुल दुरुस्त था कि मौलाना साहब वक्त का इंतजार करते हैं। ये वो वक्त था कि जब उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि जनाब जब माइंस एंड मिनरल्स बिल पेश किया जा रहा है, और हम सबको मालूम है कि ये कहाँ से बिल आया, किस तरीके से आया और कौन लोग हैं इसके पीछे लाने के लिए। लेकिन क्या मौलाना साहब की इस असेंबली के अंदर वो हैसियत है जो कौमी असेंबली के अंदर थी? ये बड़ा काउंटेबल है। यहाँ पर अगर 2/3 अक्सरियत है तो यहाँ फैसला साजी की पूरी कुव्वत है पीटीआई के पास, यानी कि
पीटीआई जो है वो अगर मौलाना के बगैर भी जा सकती है, वो एमपी के बगैर भी जा सकती है, वो फैसला कर सकती है और उनको फैसले का इंतजार है खान साहब का। या खान साहब माइंस एंड मिनरल्स के बिल के बारे में क्या कहते हैं कि जनाब ये बिल को वो अप्रूव की तरफ लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते। मामला यह है कि नहीं, और इस पे नुक्ता छोटा सा मैं चाहता हूँ ज़मीनी ये पूछ लूँ, खान साहब के ऊपर है, जाहिर है पूरी पार्टी उनकी तरफ देख रही है। आपको लगता है कि इस बिल पर भी शायद कोई थोड़ी हल्की-फुल्की बार्गेनिंग करने की पोजीशन में होगी पीटीआई? देखिए, क्योंकि आपने इशारतन कहा कि बिल को सबको पता है कि कहाँ से आया, सबको मालूम है। तो इस पे बार्गेनिंग हो सकती है? देखिए जो छोटी-मोटी बार्गेन कोई सहूलत? देखिए बार्गेन तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल पीटीआई बार्गेन करने की तरफ जाएगी। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखें कि ये पीटीआई की बार्गेन जो है वो कितना फायदा ले सकती है, ये आगे चलकर बात होगी। मगर पीटीआई खुद इस वक्त इतना इंतशार का शिकार है कि वो अपने इंतशार को रोके या वो कहाँ पर जाए। देखिए इस माइंस एंड मिनरल बिल की बड़ी अहमियत इस हवाले से काउंट होती है कि इसमें जो बड़े कुछ एतराज़ात किए गए, हम बेहतर ये होता है कि हम उस बिल पर बहुत सारे बात करते कि जनाब ये चलो क्या एतराज़ है, मुख्तसर क्या नहीं है, करके क्या हम एतराज़ है, आगे क्या बढ़ेंगे नहीं है। मुख्तसर करके, क्योंकि अच्छा लेकिन अगर इसमें आप मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ जो आपने मौलाना साहब के हवाले से अब कही। लेकिन मौलाना साहब ने साफ कह दिया है, ऐसा कोई बिल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा, साफ कह देखिए दिया ये उन्होंने। बात एएनपी ने कही है, और क्या फिर अब ये ना हो कि मंजूर कराएं आप तो फिर आवाम में जाऊंगा। ये पीटीआई की तरफ कह रहे हैं ना, ये तो बात पीटीआई की तरफ कह रहे हैं और पीटीआई पर सारा प्रेशर है कि वो इसको अप्रूवल की तरफ लेके जाती है नहीं लेके जाती। अगर पीटीआई देखिए इस बारे में पीटीआई वही गलती कर रही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, माज़रत फिर वो नाराज हो जाएंगे हमारे भाई, कि जो कैनाल के मामलात में की। इन्होंने हुकूमत की सतह पर इस बिल को लिया है, जब ये बिल लेकर आए तो अब बिल्कुल वही अवामी प्रेशर इनको फेस करना पड़ रहा है वहां पर जो यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि वहां पर ज़ाहिर है एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये 3 सूबों में लाया जा रहा है, 3 बल्कि 2 सूबे और एक हमारी जो अथॉरिटी यानी गिलगित बल्तिस्तान में भी लाया जा रहा है। आपके इल्म में होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अभी से इस हवाले से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो इसे अप्रूव नहीं कर रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन जो है वो इस वक्त केपीके के अंदर पेश आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरीके से कैनाल का इशू है, इसी तरीके से वहां पर अगर पीटीआई अगर इसको लेकर आती है तो पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो जाएगी केपीके के अंदर से, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही है। अच्छा, एक और बात भी की नवाज ज़ुहरी साहब, उन्होंने आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम सरबराह ने कि पीटीआई वाले आजकल हमारे दोस्त हैं, लेकिन इस पार्टी ने परवेज़ खटक, महमूद खान और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया। आज ये तीनों पीटीआई के हैं या एस्टेब्लिशमेंट के हैं? बड़ी अच्छी बात की उन्होंने और ये सवाल तो पीएमएल-एन वाले भी पूछ रहे हैं अपने लीडरान से। आपका तजिया क्या है? मेरा तजिया भी उनकी ही तरह मशकूक है, जिसका वो मशकूक है कि ये इनके हैं कि नहीं। नहीं, वो पार्टी छोड़ चुके हैं वो। तो वो अभी किसके साथ है ये नहीं पता। आपको भी नहीं पता? मुझको भी ऐसे लोगों को पता नहीं होता। देखिए बेखबर तजियाकार। देखिए अली सर आपको पता बजाय है? तो हुकूमती वजीर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, हुकूमती वजीर हैं, लेकिन क्या वो हैं, क्या वो उसी तरीके से हैं? और क्या जो नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा उन पे खटक साहब पे केस करने का बोल रहे थे, उसको करप्ट तरीन आदमी कह रहे थे, आज उन्हीं की वजारत उन्हीं की। हालांकि कोई सीट भी नहीं है, वजारत क्यों दे दी? एमक्यू की तो 22 सीटें जब जाके 2 मुश्किल से मिली है। ये तो बात है जो मौलाना ने की है, वही तो बात है जो मैंने की है, मगर आपको समझ नहीं आ रही, क्या करें जनाब? देखिए अली, अगर हम इसको पूरा देखें तो बेसिकली मौलाना साहब ने उन पर हिट नहीं की है, बल्कि उन्होंने बिलवास्ता तौर पर हिट की है अली अमीन गंडापुर पर। और जो इशारा उन्होंने दिया है, क्योंकि जो सवाल था और जो सवाल की नौयत थी, अगर हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो जब उनसे पूछा गया था कि अली अमीन गंडापुर साहब आप पर तनकीद भी करते हैं और वो हर तरफ से खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ज़ाहिर उनका वो डायरेक्ट अली अमीन गंडापुर को बराह रास्त कभी भी हिट नहीं करते नाम लेकर, क्योंकि वो समझते कि उनके कदर उनका काफ़ी फ़र्क है। तो मौलाना साहब ने बड़ी ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि भाई ये तो माजी में भी आप देख लीजिए कि खटक साहब, बुज़दार और महमूद साहब जो हैं वो कहाँ के थे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये भी कहाँ से। तो दर हकीकत ये बात अली अमीन गंडापुर पर रख कर कही गई थी, और जो इस वक्त पीटीआई में खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, तो सेम उन्होंने यहाँ पर भी इशारा अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर अमीन गंडापुर पे किया। शामिल करेंगे, और वो अहम खबर इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जो गैर जिम्मेदारी ख़ास तौर सोशल मीडिया पर होती है, उस हवाले से खबर है कि सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे आए वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल करने वालों पर तनकीद की है, और बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कहा जी, कुरान कहता है जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया पर इत्तला जैसी आए वैसी ही आगे बढ़ा दी जाती है। तो ये ज़ाहिर है बहुत ही एक गलत बात है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। क्या कहेंगे जनाब?
देखिए ये जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इस पे इंसान को गौर लोग करना चाहिए। पता ही नहीं करते कि सही है देखिए नहीं एक है। मैसेज आता है, आप उसकी बिना तस्दीक किए बिल्कुल। आप उसको अब अपने नाम से फॉरवर्ड कर रहे हैं। भाई एक मैसेज आया XYZ का, मैंने उसको देखा, अब मैं जो फॉरवर्ड कर रहा हूँ अगर अनीस साहब को, तो वो नवेद ज़ुबैरी के नाम से जा रहा है, उसमें मेरा भी वजन क्रेडिट लग गया। लेने के चक्कर में। हाँ, अब ये नहीं पता लग रहा कि इसकी मैंने तस्दीक नहीं की, क्रेडिट का डिस्क्रेडिट भी हो गया। और जहाँ तक उन्होंने हवाला दिया है कुरान कुरान का, मजीद बिल्कुल सही है। कुरान और हदीस में बार बार आया है कि बिना तस्दीक के कोई बात, सुनी सुनाई बात आगे बयान करना, उसको गीबत के बराबर करार दिया गया। और गीबत के लिए कहा जाता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसी कराहियत जैसी बात है। तो हम फॉरवर्ड करते हुए क्या ही ये हदीस और कुरान की आयत पे गौर कर लिया करें और फॉरवर्ड ना किया करें जब तक कि उस बारे में हमें 100% ना पता हो कि हाँ ये सही है गलत। झूठ फैलाना जाहिर है ये कोई पता अच्छी नहीं बात क्यों नहीं। बस वो लगता है कि आदत पड़ गई है उंगलियों को कुछ चीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए, अपने आप कुछ होता नहीं है लिखने के लिए और वो फॉरवर्ड करते हैं। मैं हमेशा जो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं मैं तो उसको ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ। मैं उसको भेजने वाले को भी कभी कभी मैं उसको कर लेता हूँ कि भाई कोई अपनी बात है तो लिखो, जो तुम्हारे जहन में आ रही हो तो वो लिखो, क्यों दूसरों की बात का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो। जनाब देखिए बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने बिल्कुल ये बात कही और उन्होंने कहा, जो जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया वो बड़ा अच्छा था कि फॉरवर्डेड एज रिसीव, यानी उसमें लिख दिया जाता है साथ में कि जनाब जो रिसीव किया था उसी को फॉरवर्ड कर दिया गया। अब लोग फॉरवर्डेड एज रिसीव को कम पढ़ते हैं और नीचे वाले मटेरियल को ज़्यादा पढ़ते हैं। जिस तरीके से बहुत सारे पीटीआई के ग्रुप्स में बातें चल रही हों तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग वही तजिया भी फिर शुरू हो जाता है, वही फिर बातें शुरू हो जाती हैं। क्या हाल है ना भाई? तो पीटीआई के ग्रुप्स को जो है ना वो ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए जिसमें ज़्यादातर ये मैसेज आते हैं फॉरवर्डेड एज रिसीव। हर किसी को ग्रुप को अवॉइड करना चाहिए जिसमें इस किस्म के मैसेज आते अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी खान से अडियाला जेल में केपीके के वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात हुई उसके अंदरूनी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, उसमें हम चाहूँगा ज़रूर बात हम करें। मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर अब तक की पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई और बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट से बात ना बनने की वजूहात बताई। ज़राए के हवाले से खबरें शाये की गई हैं और कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए वफाकी हुकूमत के साथ बैठक ज़रूरी है। उन्होंने खान साहब को बताया जाके कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है तो फिर आपको वफाकी हुकूमत के साथ बैठक आपकी ज़रूरी है, अदरवाइज़ बातचीत नहीं हो सकती। और कहा जा रहा है कि जी खान साहब ने उनको हिदायत दी है कि जी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट राब्ते जारी रखने की उन्होंने हिदायत कर दी है। सर क्या कहेंगे, खान साहब मुसलसल जो लोग मिलकर आ रहे हैं तकरीबन सेम बात कर रहे हैं कि जिन्होंने कहा राब्ता कर लें, गो के बीच में एक आध कोई इस तरह भी आ जाता है बंदा, वो कहता है नहीं खान ने कहा डील मत करना, हाँ राब्ते की अलग बात है। देखिए जो लोग खान साहब से मिल के आते हैं उनका बयानी को अगर हम कंक्लूड करें तो उनका लुब-ए-लबाब या सेंट्रल आइडिया ये निकलता है कि खान साहब राज़ी हैं कि उनकी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से बात करे और वो कभी भी फेडरल गवर्नमेंट या अगर मौजूदा हुकूमत आप नून लीग की जो हुकूमत है उससे बात करने के लिए वो अ, दिल से तैयार नज़र नहीं आते। अगर मजबूरन करना पड़े तो बहरहाल उसकी इजाज़त एक दफ़ा वो दे चुके हैं, लेकिन वो विलिंग है कि असल बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट की और उसके लिए 12 वो कह चुके हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जनाब देखिए बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है खान साहब से और ये बात जराए से बाहर आ जाती है, जाहिर है वहाँ मुलाकात अकेले में तो नहीं होती, तो कौन होता है? फरिश्ते भी होते हैं, अच्छा चलिए, बहरहाल तो अब जो मुलाकात हुई, कांधों पे होते हैं ना फरिश्ते अब साथ। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, आपकी बातों में कैसे डिनाई कर सकते जाहिर हैं। है, आपको अच्छा। पता नहीं इस बात को सर, फरिश्ते हर वक्त आपके जो मुंह से जुमला निकलता है उसको ये बैठे हैं मुमकिन नकीर ये लिख रहे हो। नहीं मैंने तो सुना है कि भाई ये जो मुमकिन नकीर है वो आपकी सोच को भी अच्छा तहरीर उनका कर रहे नाम होते अपने हैं। मुनकिन है, ठीक। सही है, वो उसको भी तहरीर कर रहे होते हैं, पता है आपको? सोच को तहरीर का मैंने मुझे नहीं। अच्छा नहीं, सोच को भी तहरीर कर रहे होते हैं ना जब कि तक आपकी आप आपकी देखिए, जब नीयत तक क्या आप है नहीं, वो भी नियत जानने की नियत कोशिश कर रहे देखिए, होते बॉडी हैं ना। लैंग्वेज देखिए अभी आप फिर मजहबी बात शुरू कर देंगे, देखिए मजहबी नहीं हो रही, सियासी नियत तो आपकी कुछ भी हो, जब तक आप वो अमल नहीं करेंगे तब तक ना उल्टे हाथ वाला वो लिखेगा। इसे समझा सकते हैं हुकूमत को आप? ये चीज में हुकूमत को कैसे समझे, हुकूमत को तो कोई नहीं समझा सकता। हमारा ये बात दूसरी तरफ निकल गई। आपने जिन फरिश्तों का जिक्र किया आप उधर ही रहे। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब बाहर निकल कर ये बात करते हैं। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि हमारे प्रोग्राम में भी बारहा पीटीआई वाले कह चुके हैं जनाब खान से मुलाकातें होती हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, दो आगे खड़े हो जाते हैं खान साहब के, दो पीछे खड़े हो जाते हैं, सुनते होंगे बात। हमें तो जाहिर है खान साहब से इस तरह के बड़े लोगों से मुलाकातों का तजर्बा नहीं है, आपके तो फिर भी मरासिम रहे हैं बहुत सारे लोगों से, खान साहब तो इस तरह पुलिस वाले होते होंगे बड़े लोगों के साथ मुलाकात में, क्या कहते हैं आप? जी होते हैं और
सुन रहे हो तो माजी सारी में जो चीजें। है वो माइक भी निकले हैं, कैमरे भी निकले हैं, और देखना पड़ता है, करना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट को ये। और जब इनके दौर में कैद थे और थी एस्टेब्लिशमेंट उस कहाँ से आ गई? जमाने, जेल वाले लोग करते होंगे सर, आप तो जेल फौरन में एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नून डाल डी देते के हैं। या किसी एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल ये पार्टी, काम नहीं है, जेल की इंतजामिया कौन होती है? सियासत से कोई ताल्लुक नहीं एस्टेब्लिशमेंट का। अनिस मंसूरी साहब आप बताएं, देखें, बात समझ नहीं रहे ना ये जी। देखिए बड़ी अहम बात यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आकर मना किया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और हम कोई बातचीत नहीं कर रहे। मामला यह है कि ये जो गुफ्तगू अब बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, अब पहले ये तकरार होती थी कि जनाब खान ही मुज़ाकरात कर रहा है, खान मना कर रहा है। एक हमारे एंकर हैं हामिद मीर साहब की बात हामिद कर मीर रहे साहब, हैं। वो तो उन्होंने आकर कहा ऐसे जी, कहते 3 थे, मरतबा डील की कोशिश की, लेकर गए और खान मना डट कर गया दिया। जी, अब खुद खान डट गया। बाद में चला खान साहब लेटे में। अब जो लोग लेकर गए थे वही कह रहे हैं कि भाई उसने कहा था मुंह में बात करने के लिए। अब तो फर्क आ गया ना, खुद आदम सवादी साहब ने स्टेटमेंट दे दी, सबने स्टेटमेंट दे दिए। अब कम से कम पीटीआई अब दो बातों पर आ गई है। एक बात वो ये कह रही है कि हाँ भाई मुज़ाकरात करो, और एक कह रहा है कि जी मुज़ाकरात नहीं करो। तो अब कम से कम इसमें जो तकरार का अंसर है वो ये बात जाहिर करता है कि अब पीटीआई बहुत ज्यादा बैक पर आ गई है। जितनी वो ऑफेंसिव खेल रही थी अब उतनी ही डिफेंसिव पोजीशन पर आ गई है। और आइंदा दिनों के अंदर जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे इतराज होंगे। अब देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि पीटीआई के वो विंग के जो कि बाहर बैठा हुआ है और जो मुख्तलिफ वीलॉग्स और मुख्तलिफ जो बयानिए को तश्कील देता है, उस पर कड़ी तनकीद की जा रही है कि जनाब उसके बयानिए को रोका जाए या उनकी गुफ्तगू को रोका जाए। देखना यह है आइंदा दिनों के अंदर कि इस गुफ्तगू को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। और आपने अभी पिछले दिनों में कुछ अरसे के अंदर आपने ये बात देखी होगी कि करीबन 3 हफ्ते से इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई तो जाती है ट्वीट कि कर कौन रहा था? उसकी मैं आ रहा हूँ उस पर। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो एफआईए की इंक्वायरी हुई है और उसमें बाकायदा अलीमा खान साहिबा ने ये बात कही है कि मैं वहां से सुनती थी, उनसे कहती थी और फिर मैं जाकर जो ट्वीट करती थी। हैंडलर्स जो बाहर बैठे हुए उनको बताती थी। कहा है ना, तो स्टेटमेंट आ गया सामने उनका, और उनको बता देती थी कि भाई वो ट्वीट कर देते थे। नहीं अब तो ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ किसी किस्म की बात लिखती जाए जो खिलाफ कानून हो तो खान साहब बच जाएंगे। खान कहेगा मैं तो जेल में सर, मेरे पास तो फोन ही नहीं। अलीमा खान साहबा ने कह दिया, अब तो उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं सर, गुफ्तगू करती थी, अब तो उन्होंने कह टेक्निकल दिया। पॉइंट नहीं है कि खान कहेगा मेरे पास तो फोन ही नहीं है, भाई मुझे क्या पता। देखिए टेक्निकल कानूनी तौर पर तो जो वो ट्विटर वो खुद हैंडल नहीं करे तो उसका कुछ भी नहीं है, और कोई और उनकी उस पे करे। जी बहरहाल, जनाब। लेकिन अगर मैं फतवे की अमान चाहूँ तो कुछ अर्ज करूँ। जी जी अमान है, ये अमान है, कोई फतवा तो नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, आप आपको कुछ देखिए आप दोनों से सवाल है, क्या ही अच्छा ना हो इन सारी बातों का तोड़ करने के लिए। भाई ये बात होता है कि वो खान को जो है आम अदालतों में पेश नहीं करेंगे, ना ही हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी वो जेल के अंदर ही वो जो उन्होंने आज ट्रायल कह होते दिया हैं। कि जो वीडियो नेट लेके खराब हो जाना गया था ना कि सर, इंटरनेट खराब हो गया। नेट हाँ। खराब हो गया। अब पहले शुरू में अच्छा हो जाता है साफियों नेट को खराब, साफियों को ये इल्जाम हाँ, लगाया जेल के हुकूमत पास ने। होता है इंटरनेट खराब। हम भी जेल चुरंगी के पास से नहीं ना, गुजरते हैं तो फोन भी नहीं सिग्नल मिलता, काम नहीं करता। जैमर से हाँ, ना। हाँ, जैमर से। हमारा तो खैर वैसे ही नहीं चल रहा फोन जी। कर लूंगा जी। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए शुरू के दिनों में साफियों को इजाजत थी, मखसूस साफियों को बगैर कैमरे के, कि वो मुकदमे की समाअत के बाद खान से डायरेक्ट बातचीत कर लेते, तो जो उनकी चीज थी वो मनोमन उनके ही जुबान से निकली हुई आ जाती थी, जो कि जिस किस्म की स्पेशली बात नहीं करते होती तो थी। खुद खान साहब जानबूझ के हाँ। साफियों से, मेरी बात बाहर ही जाए। अब उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। क्या ये अच्छा नहीं हो आप लोगों की नजर में कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो भी कोई पेशी हो तो सहाफियों को, जो जो मोतबर सहाफी माने जाते हैं ना, उनको इजाजत हो कि वो भी जाएं और वो भी उनसे सवाल कर लें। तो ये जो चीजें हैं कि किसी जराए से पता लगा या इन्होंने कहा सही है कि नहीं है, उसका भी खात्मा हो जाए। ऐसा इतना तो हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनिस मंसूरी साहब, सर आपने सुन लिया सही है। मैं तो हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि ये जो पीटीआई का फतवा इन्फ्लुएंसर ग्रुप है, अभी आपने कहा था फतवा नहीं लगाएंगे। देखिए ये पीटीआई का तो जो है। इन्फ्लुएंसर ग्रुप है देखिए ये सही है, ये एक अलग मायने रखता है। सर मैंने एक जनरल बात की है ये अदर influencer पाकिस्तानी। group है। देख अब वो फतवे लगा रहे हैं तो ये तो मतलब कुछ बात करो तो फतवा लग जाते सर हैं। आप हालांकि ऐसी मैंने बात तो कर रहे हैं, जान की अमान की ये भी फतवे मोहतरम किए। जनाब इमरान खान साहब का एक कॉल है सही है, जिसको तमाम पीटीआई के इन्फ्लुएंसर बड़ी अहमियत देते हैं। वो ये था कि एक मुजरिम मीडिया से बातें कैसे कर सकता है, इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। याद है आपको? ये कहा था, ये किसका कॉल है अजीम है? ये अकवाल दरियूनी का है, हम तो उन्हीं के कॉल पर अमल करते हैं। ये कहा था। सही, हम तो कह रहे हैं कि जनाब ये फिर कॉल इस किसका है? किस्म की चेमुगोइयां भी आएंगी बाहर जो आ रही है। भाई कॉल किसका है? ये कॉल किसका है?
तो क्या माजी में नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से बैठ के छोड़ खिताब देना। नहीं किया करते थे? एक सजा याफ्ता आदमी जो कुछ दिन पीटीवी पे दिखाया जाता था, पीटीवी पे सरकारी चैनल पे। हम तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही आप नहीं तो कर बात रहे। कर ही नहीं सकते ना, आप तो हम तो फतवा कुछ लगा कह सकते नहीं हैं। रहा, हम कहा अगर आपने एक कहा है। सहाफी कोई बात कर दे किसी के लिए तो आपने ठीक ठाक उस पर फतवा लगा देना कौन होता सा है। फतवा लगा है? हालांकि हम तो तनकीद भी करते हैं। अबे कौन सा फतवा लगा है? अब ये जो आपने कहा इन्फ्लुएंसर और ये वो सब देख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर है वो देख भाई, रहे हैं। भाई आप देख रहे हैं जो बात नहीं, उनके नहीं लिए करेंगे। उनके लिए बनाते हैं लेकिन कि जनाब पैटर्न बनाते हैं। आप सुबह शाम को तर्जुमान बने रहते हैं, मैं कभी बोलता हूँ किसके तर्जुमान बने? कि ये हुकूमत का तर्जुमान है और हमने ये कर रहे हुकूमत की तर्जुमानी, हैं। तो हुकूमत अभी की तो- आप जो बात कर रहे हैं सहाफती आदाब के मुताबिक सही कर रहे हैं। भाई जो इन्फ्लुएंसर है वो ये बनाते हैं ना कि जनाब खान को बात करने की इजाजत होनी चाहिए, खान को सब कुछ होना होनी चाहिए। तो आप कि- इन्फ्लुएंसर है उनके, मैं नहीं हूँ, मैंने एक जनरल बात की है। तो बस आपको आप सही क्यों लगा दिल तो पर सही ले बोल रहे दें। हैं? आप क्यों दिल पर ले रहे हैं? फतवे तो ना लगाए ना कभी। फतवे थोड़ी इन्फ्लुएंसर करते हैं ये सारी बातें कि जनाब उस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उसको इजाजत दे दिया। हम तो देखिए हमने ये कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौम का बाप होता है, हमने कहा है? नहीं, किसने कहा है? पीटीआई। पीटीआई सही है। हमने ये कहा है कि जनाब इस मुल्क में जो है वो लापता अफराद होते हैं तो कोई वजह होगी, ये किसका है जुमला है? पीटीआई। हमने कहा है ये बात। अगर आप वो तमाम जुमलों को निकालिए तो पीटीआई की सबसे बड़ी अपोजिशन खुद पीटीआई है। हमने कहा था मौलाना फजल रहमान साहब को डीजल, जिंदगी में नहीं। कभी नहीं कहा। बिल्कुल। जिसने कहा है उसको पकड़े। अभी भी ये सवाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने तो आदाब के खिलाफ हमने तो नहीं कहा नहीं, ना। हम मेरा तो कह- कहने का मकसद है, अब आप वो बात अब छोड़े। नहीं, हमने देखिए, हमने मैंने- हमने कहा था कि जो है वो 3 लोग जो है वो मेरी बंदूक की निशिस्त पर है, मैंने कहा है। तो ये साइकिल कब टूटेगी? ये आज ये कर रहे हैं, कल कोई आएगा तब आप उसके लिए बोल रहे होंगे। ये कोई तो तोड़े, ये साइकिल होती अरे भाई रहेगी। हम ये कह रहे हैं कि आज भी पीटीआई अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। दो सही बड़ी है। अहम चीजें सिंध का रुख करते हैं, और सिंध में दो बहुत अहम काम होने वाले हैं। एक तो जलसा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 18 को, और एक इलेक्शन है उमरकोट का NA 213, और ये बाई इलेक्शन है। और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त जो है मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सवा टालपुर और ज्वाइंट अपोजिशन कैंडिडेट हैं लाल मल्ही। इन दोनों के दरमियान कहा जा रहा है कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, और क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से 6 कनाल के हवाले से जरदारी साहब का और तमाम मामले के बाद कहा जाता है कोई पार्टी पोजीशन पीपल्स पार्टी की सिंध में बहुत नहीं, हल्की फुल्की कहीं मुतासिर हुई है, कि जिसकी वजह से लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कुछ रिजल्ट चेंज हो जाएगा, या फिर रिजल्ट वही आएगा जो 8 फरवरी को हुआ था। आप पहले इस पर आ जाए सर। देखिए, कोई शक नहीं कि नाल की वजह से इस वक्त ये इलेक्शन बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। दूसरी तरफ ये 1 to 1 है। इसमें जो है एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ GDA की तमाम जमातें शामिल हैं, और जुल्फ़िकार जूनियर भी उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा JUI जो वाकई एक हैसियत रखती है सिंध में, पिछले इलेक्शन में देखा काफ़ी ज़्यादा वोट उनको मिले, वो भी उसमें शामिल है। फिर एक कम्युनिटी की तरफ से लिया गया कैंडिडेट, उस कम्युनिटी के भी तमाम वोट उनको मिलेंगे। तो ये मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि आम उसकी तरह नहीं होगा, ये एक बड़ा सख्त मुकाबला है, और अल्लाह करे साथ खैरियत के हो जाए, कोई इस किस्म का वाकया नहीं हो जो हो जाते हैं क्लोज अच्छा, इलेक्शन। दोनों अपोजिशन जाहिर है जितने भी वहाँ पार्टीज हैं वो भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत जोर लगा रहे हैं। निस्बत मंजूरी साहब, कोशिश है किस तरह ये सीट जीत ली जाए। देखिए अली, बड़ा कांटेदार मुकाबला इस सेंस में है कि पिछली बार के अगर इलेक्शन के नताइज को देखा जाए, और जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 8 फरवरी वाला ही रिजल्ट आएगा, तो ये 8 फरवरी वाला रिजल्ट बड़ा काउंटेबल है। और वो 8 फरवरी के रिजल्ट को बहुत सारे लोग फॉर्म 47 का रिजल्ट मानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब अच्छा, कम से कम इस बार ये नहीं होगा फॉर्म 47। देखिए, आपको लगता है कि धांधली हो सकती है? कराची जैसी मतलब आबादी की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि भाई इनकी हुकूमत है, हालांकि असरअंदाज मेरा निकाल के एक इलेक्शन है और उसमें सबकी नजरें होती हैं। देखिए, कराची जैसी आबादी में भी 1,75,000 वोट कास्ट होना नेशनल असेंबली के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वो तो मतलब एरिया ऐसा है कि सही है, किलोमीटर और मीलों तक आबादी नहीं होती। हुआ ये कि जब यहाँ पर ये इलेक्शन हुआ था 2024 का, तो 1,75,000 वोट तालपुर साहब ने हासिल किए थे, उनके अपोनेंट ने 75,000 वोट हासिल किए थे, लाल साहब ने 38,000 वोट हासिल किए थे। मतलब 2.5-3 लाख आदमी आ गए थे वोट डालने। हो आराम से आ गए थे। आप तो समझिए ना, मतलब इतना लंबा और इससे मार्जिन भी हैरान कुन बात, क्योंकि इससे भी हैरान कुन बात कि यहाँ से आप अगर जाएं तो घंटों की मसाफत पे उमरकोट, वहां का रिजल्ट आ गया था, हमारे यहाँ का रिजल्ट नहीं आया। सही। अच्छा, अब 1,75,000 वोट कास्ट होना सही है, और हालांकि हमारे फारूक साहब सिर्फ 18,000 वोट लेके जीते हैं, इनका रिजल्ट सुबह है, वो रात में आ गया था। सर कितनी बड़ी बात है।
जी बड़ी बात है, पहले भाई खत्म कर ले, मैं फिर दूसरा कर लूंगा। मैं आपको वोट कास्टिंग की बता रहा हूँ ना। जी अच्छा, अब 75,000 किसको मिले थे? जो जीडीए की तरफ से थे तालपुर, उनका भी नाम अच्छा, और ये जो लाल साहब थे इनको 38,000 38,000 इनको, और 1,75,000 तालपुर साहब 1,75,000 टोटल थे या इनको 1,75,000 मिले? पीएस पार्टी के कैंडिडेट। जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अगर उस रिजल्ट को मद्देनजर हम रखें, जिस पे लग रहा है कि फॉर्म 47 वाली बात आपने की, जाहिर है उस इलेक्शन में सवाल तो जाहिर है उठाया लोगों ने, तो उस यही रिजल्ट अगर जाहिर है वो, लेकिन वो इलेक्शन 2024 का था, 8 फरवरी का, उसमें तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये चूंकि एक सीट का इलेक्शन है, सबकी नजरें इस पर होंगी। आपका तजिया क्या है नसरुद्दीन साहब कि इसमें भी धांधली वांधली हो सकती है? अब आते हैं ना, और गवर्नमेंट किस हद तक असरअंदाज होती है, सिवाय गवर्नमेंट जहाँ इलेक्शन हो रहा होता है? सर मैं आ रहा हूँ उसी पे बात कर रहा हूँ। अब जो कैंडिडेट है पीएस पार्टी की, साबा तालपुर साहिबा, किसकी बेटी है, उन्हीं किसकी की बहन है? बिल्कुल, किसकी बहन है? एक सूबाई वजीर की बहन है ना, सही है। और इस वक्त मुकम्मल मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आपको ना इलेक्शन कमीशन का ही नजर आएगा, ये तो है, सही है, ना आपको कोई और चीज नजर आएगी। मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ साफ शफाफ इलेक्शन, सही है। मैं सिर्फ ये बात नहीं कह रहा आपसे कि जनाब आप खुद बताइए ना कि ये हो रहा है, उनकी कैंपेन इस वक्त कौन रन कर रहा है, किस तरीके से रन हो रही है, सूबाई हुकूमत की कितनी मुदाखलत है, ये सारे फैक्ट्स आपके सामने मौजूद है। दूसरी तरफ आइए, जीडीए मुकम्मल सपोर्ट में जा रही है इस वक्त पीटीआई के, और पीटीआई के कैंडिडेट है ना, लाल के, और पीटीआई जो है वो वहां पर। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि सब जमातें जो पीटीआई के साथ के इलेक्शन के खिलाफ भी लड़ा है, वो भी साथ साथ हो गई, वो भी साथ हो रही है ना इस वक्त। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई का उस इलाके के अंदर और उस कम्युनिटी में बड़ा असर तस्वुर किया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह, एक तो ज़ाहिर है हिंदू कम्युनिटी, ज़ाहिर है हम उस पर बात नहीं करना चाहते, उनकी एक बड़ी सपोर्ट वहाँ पर मौजूद है। दूसरी, पीटीआई की अपना एक लेवल बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये बात कही जा रही है कि जीडीए से ज़्यादा वहाँ इस वक्त पीटीआई का सपोर्टर मौजूद है, ये बात कही जा रही है। और ये बात अरबाब रहीम का भी बड़ा अहम किरदार है। मैं आ रहा हूँ, अरबाब गुलाम रहीम साहब वहाँ पर एक किरदार अदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की मेरी इतलात के मुताबिक उनके खलीफा गए हैं वहाँ पर, और उनके जो उधर हैं वो गए हैं वहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि गौसिया जमात की जो है वो लोग उन्हें वहाँ सपोर्ट करने का ऐलान किया। अगर इस सारी सूरत हाल में चेंजिंग्स होती है तो एक तरफ हुकूमत की पूरी मशीनरी है, दूसरी तरफ अपोजिशन का पूरा इत्तेहाद है अब, और उसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार है। अब देखना यह है, तो हमेशा सवाल उठते हैं, बिल्कुल मैं वही बात करूँ ना, तो अब ये देखना यह है कि हकीकत पसंदाना से वोटर किस लेकिन तरफ टर्न करेगा। मकसद ये है आपका कि कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है आपको? अभी तक नजर आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीएस पार्टी इस चीज को निकाल लेगी उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी 2024 को निकाला। जनाब देखिए, नवाब साहब का अपना एक बहुत बड़ा कद था, वहाँ उनका बड़ा नाम, उनके खानदान का 5, 6, 7 दफा में हमें वो इलेक्शन जीते, और उस इलाके के लिए वो अभी भी पानी के लिए जो आखिरी दफा वो असेंबली में आए थे तो व्हील चेयर पर आए थे। उनकी इज्जत, उनका एहतराम पूरे उमरकोट के बहुत ही हर उसमें था। उसके बावजूद उनके मुखालिफ में 2024 के इलेक्शन में 1,30,000 वोट पड़े थे। ये जो मेरे भाई बोल रहे थे ना कि ये वो तो 1,75,000 पड़ गए, तो 1,30,000 वोट भी तो पड़े कि नहीं पड़े? अगर आप बुला ले 75,000, एक इनके 38,000 और किसी के 5 थे, किसी के 8 थे, मैंने देखा था 1,30,000 से ऊपर नहीं। तो अगर इस तरह आप मिलाएंगे तो फिर तो ये हार जाएंगे इस बार, सब साथ खड़े हो गए। मैं आ रहा हूँ। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट ये है कि वो जो छोटे छोटे 5-5, 6-6, 8-8 वाले उम्मीदवार थे, वो भी अब एक तरफ शामिल हो गए, सब जीडीए में। प्लस इस वक्त का माहौल देखें आप, वो पिछवाड़ी का कैसे, वो पिछवाड़ी उसमें तो हर सीट तो आपको पिछवाड़ी जाती नजर आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये मुकाबला क्लोज होगा, और मैं इसको काफी क्लोज मुकाबला देख रहा हूँ, तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी वो नहीं हो जाएगी कि कोई ऐसा रिजल्ट आ गया, वैसा आ गया, देखिए 10,000 से जीते और धाली से जीते। ये वाकई एक क्लोज मुकाबला होने जा रहा है। उसकी वजह ये कि 1-1 हो गया है। इसकी वजह से मेरे ख्याल में 10 से 15,000 वोटों का फर्क रहेगा, और फिर साड़ी जीत जाएगी। और उसमें बजाय ये लग रहा है, भाई बजाय मुझे किसी और वजह से उस पार्टी जीती भी लग रही है, और ये सारा डिपेंड कर रहा है। अच्छा, धांधली पे तो आप क्या कहते हैं, वहां हो सकती है? लेकिन सारा मीडिया इस वक्त वही होगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा सारा मीडिया कराची में था 2024 के इलेक्शन में, सारा मीडिया लाहौर में था, सारा मीडिया इस्लामाबाद में था, लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी। जनरल इलेक्शन में बटे हुए होते हैं ना,
ज़्यादातर बड़ी बड़ी सीटों पे उनकी नजरें होती हैं, बिलावल भुट्टो की सीट पे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान की पार्टी के लोगों पे उस पर था। अभी एक ही हल्के पे सारा मीडिया का मौजूद होगा और बड़े बड़े सारे साहबी कल से उधर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। दोनों जमातों की तरफ के एमएनएस भी एमपीएस भी मुहिम चला रहे हैं। कोई चलो एक चला रहा होता, दूसरा इलेक्शन कमीशन शिकायत कर देता, जी इसकी वजीर आया हुआ, तो फिर आपके भी एमएनए आए हुए हैं, उनके भी लीडर अच्छा, आए हुए इसमें बड़ी हैं, अहम बात ये भी है, सेनेटर्स मैं आप आए हुए दोनों से हैं, तो इस पे तथ्य चाह रहा हूँ कि पहले आप बता दें जुबैर साहब, पीपल्स पार्टी जीत गई तो ऑलरेडी सीट उनकी थी, बात खत्म हो जाएगी। अगर अपोजिशन का कैंडिडेट जीतता है तो फिर आपको नहीं लगता कि वो सारे सवाल उठ जाएंगे कि जी 8 फरवरी को देखा जी फॉर्म 47 था, अब जरा सा बेहतर हुई, देखे हम जीत गए, और फिर पीपल्स पार्टी को भी सबकी के सामने इसलिए भी होगा कि जी वो कैनाल का मसला, ये होगा नहीं होगा? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन हार जाती है तो एक तो धांधली का इल्जाम नहीं लगा सकती, बल्कि एक चीज, एक गुड जेस्टर ये जाएगा, देखो हुकूमत में रह के भी ये हारे। नहीं, हारने में नहीं जाएगा कि जीती सीट हार गई, पीपल्स पार्टी क्यों हारी? मैं आ रहा हूँ सर, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी हलकों से जो पीपल्स पार्टी पे इस वक्त जो प्रेशर आया हुआ है कि कैनाल के मसाले पे आपने देर कर दी है, और अभी तक वो बयानिया नहीं आया जो उधर की पीपल्स पार्टी के कारकुनान और सिंध के अवाम सुनना चाहते हैं। जो 4 अप्रैल की सीट पे भी बार बार जो नीचे से नारे लग रहे थे, उन्होंने कहा आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, आपने देखा। उसके बाद 18 अक्टूबर की कॉल दी, तो उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी को वाकई सोचना पड़ेगा 18 अक्टूबर को कि हमको क्या करना है, और अगर ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी हारती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया, एक लम्हे फिक्रिया हो जाएगा। ये लग रहा है आपको भी? अब मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को रास्ता मिल जाएगा, ज़्यादातर इम्कान यही है। और ज़ाहिर कोई तारीख या कोई डेडलाइन, मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी 18 तारीख के जलसे में देखकर दोनों तरफ को जलसे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जाते जाते कि जलसा हो रहा है 18 को, इलेक्शन 20 को है ना, ये इलेक्शन 17 को है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कल है इलेक्शन 10 रोज तक बैरून मुल्क रहे। को नहीं है, 20 इलेक्शन सर उस पर कर लेते हैं बात। जरदारी साहब के हवाले से भी जो खबर है उसको शामिल करेंगे, लेकिन जराये के मुताबिक खबर चल रही है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 10 रोज तक बैरून मुल्क रहे। अब वो वापस रिशी दौरा मुकम्मल करके पहुंच गए हैं और जुमे को हैदराबाद में जलसे आम से वो खिताब करेंगे, और ये खिताब बड़ा अहम है और सब लोग की नज़रें इसी पर हैं। पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि जो सिंध की क़यादत है तमाम कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए जलसे में और एक बड़ा तारीखी जलसा किया जाए। सर क्या कहेंगे अनीस मंसूरी साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी बड़ी तादाद नजर आ रही है लोगों की आपको? है ना जी, पीपल्स पार्टी के लोग तो बहुत सारे जमा करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई का ये पूरा जलसा बहुत प्रेशर में होगा, और ये इस हद तक प्रेशर में होगा कि इसमें कोई भी बेहतर डिसीजन करना या बेहतर फैसला करना अगर उन्होंने नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि उनको काफ़ी इसका नुकसान होगा। अच्छा देखिए, आमतौर पर जो सियासी जमातें हैं वो इस तरीके के माहौल में करती क्या है, वो टाइम गेन करती है। टाइम गेन करने का मतलब ये है कि वो अब 18 तारीख को इस बात का दावा करेंगे कि जनाब हम 25 तारीख तक की आपको डेडलाइन दे रहे हैं या मई की डेडलाइन दे रहे हैं कि इस वक्त तक ये बजट ये ना किया जाए, अगर आपने इसको किया तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो कहेंगे कि जनाब अभी तक आपने इसको बजट में नहीं रखा या रखा है, अगला बजट आने वाला है जून में, अगर आपने इस बजट इसके फंड को बजट में रखा, चाहे पंजाब के अंदर चाहे वफाकी हुकूमत के अंदर, तो इस सूरत हाल में हम ये कदम हम बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। इस तरह के थर्ड से होगा और ये डेट तारीख देंगे कोई और इस तरीके से आगे मूव करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस जलसे में लोग तो वो लाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन लोगों का जो जोश है वो किसी बड़े ऐलान के इंतजार का मुंतज़िर होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तारीख के अलावा कोई और बात करेगी। जनाब मुझे मतलब पहले से कहता आ रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर इसमें अगर 2 दिन में और मजीद कोई ऐलान कल सिर्फ बाकी है, अगर कल तक कोई ऐलान नहीं हुआ तो 18 तारीख की शाम में जब ये जलसा हो रहा होगा तो बिलावल साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा कि कोई वो डेडलाइन दे, कि ये हमारी डेडलाइन है और यही हमारी रेड लाइन है। अगर ये कैनाल का मंसूबा आपने मनसूख नहीं किया तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, या ये जो ये कह रहे हैं बजट पास नहीं करने देंगे, दोनों में से कोई भी बात अगर हो तो कम से कम ये बात उनको करनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने मजीद और जलसों का ऐलान कर दिया तो पीपल्स पार्टी विल बी इन हॉट वाटर। अच्छा जी, तजारती जंग मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। अमेरिका का चीन पर आयद टैरिफ 245% तक पहुंच गया है। जनाब
ट्रम्प साहब, देखिए ये मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया है कि इस वक्त वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर। ये जो हो रहा है सब कुछ, ये एक इकोनॉमिकल वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है। इतने टैरिफ बढ़ा दिए जा रहे हैं कि उस मुल्क की अपनी आवाम इस वक्त, मैंने खुद देखे पिछले कुछ दिनों में, आज एक कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी केस कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। कई और जगह पे भी इसके खिलाफ बहुत आ रहे हैं, अमेरिका में हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही हैं, उस पर अगर टैरिफ भी लगा देंगे तो वो और महंगी हो जाएंगी। और 245 तो इसका जो है हुकूमत को तो फायदा होगा, लेकिन आवाम को नुकसान होगा, दोनों तरफ की, पूरी दुनिया की तरफ की। और इससे इस टैरिफ की रेस में आप ये देखें, ना सिर्फ अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, फार ईस्ट की क्रैश कर गई, एशिया की कर गई, इंडिया की कर गई, ये सब कुछ उधर हो रहा है। ये मतलब एक तरीके से लोगों का बिलियंस ऑफ डॉलर का सरमाया डूब रहा है, स्टॉक गिर गए हैं, और गोल्ड बढ़ रहा है। जब गोल्ड बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब है कि लोग मायूस होकर खाली गोल्ड परचेज कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अजीब सूरत हाल है और ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। और इससे मैं समझता हूँ, क्योंकि इसका जिम्मेदार जो है ना और कोई नहीं है, सिर्फ अमेरिकी सदर है, जो जिनका पता नहीं क्या एजेंडा है इसके पीछे, और कब ये इससे बैक तो होना पड़ेगा। देखें 100% तक आ गया था, 145 हो गया, 125 अभी हो, तो मतलब एक मजाक शुरू हो गया। 5-10% बढ़ाने की बात की थी कनाडा पे स्टार्ट में कि मैं 20% लगा दूंगा, तो एक तहलका मच गया था। 245। तो अब तो ये कहाँ पे चला गया है। और मजे की बात, रशिया पे कुछ भी नहीं किया। मतलब एक अजीब सी कैफियत है इस वक्त। सरमायादार परेशान है दुनिया भर के, और ये जो सरमायादार होते हैं ना, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इस चीज। ये जंग ज्यादा देर जारी नहीं रहेगी, और मुझे लगता है कि इसका ड्रॉप सीन मई के किसी वक्त हो जाएगा। जनाब सुविधा, देखिए अली, हम पता नहीं ट्रम्प को तो इंतहाई बेवकूफ़ शख्स समझते हैं, हम अमेरिका की पूरी इंतज़ामिया को जो ऐसा समझते हैं कि इनको कुछ नहीं पता, और हम बता रहे हैं इनको मईशत कैसे चलानी है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात सुन करते सुना है, यार ये क्या कर रहा है, पागल आदमी है, ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, ये यूं कर सकता है। देखिए कोई भी चीज़, चाहे ट्रम्प जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उनके यहाँ बाकायदा एक प्लानिंग के तहत होती है। इस वक्त आपको मालूम होगा कि हम तो बहुत छोटे मुल्क हैं, और कल मुझे बड़ा तरस आ रहा था जब हमारे वजीर ख़जाना साहब ये कह रहे थे कि यार हमारे जो है ना वो रिजर्व्स और कम हो गए, 14 बिलियन तक पहुंच गए थे, हमने 5-6 भी कुछ पेमेंट्स की हैं, जिसके बाद ये 9-10 बिलियन डॉलर पर रह गए। मेरे भाई, चीन और अमेरिका के दरमियान जो बजट खसारा है वो 300 बिलियन डॉलर पर है, 300 बिलियन डॉलर पर। हम अपने फॉरेन रिजर्व पर बात कर रहे हैं 8 और 9 पर। वो लोग कर क्या रहे हैं कि उनके दरमियान जो खसारा है, यानी कि चीन का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और उसका इंपोर्ट अमेरिका से बहुत ज़्यादा कम है। दर हकीकत अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि इस खसारे को ख़त्म किया जाए किसी भी सूरत में, कि जो उस पर बर्डन बन रहा है। इसके दो ही तरीके कार है ना, कि या तो आप वहाँ से चीज़ें मंगवाना छोड़ दें और आप दूसरे रिसोर्सेज को ढूंढना शुरू कर दें। दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है कि यार आप जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस वक्त उनके पास ये दोनों रास्ते नहीं हैं, तो उसका रास्ता उन्होंने ये ढूंढा है कि जनाब हम सबको हदफ करेंगे, लेकिन सबको हदफ करने के बाद हमारा जो मेन फोकस होगा वो चीन होगा, और चीन को फोकस कर हम कोशिश ये करेंगे कि वहाँ से अपनी इम्पोर्ट को कम से कम ला सकें, जिस हद तक मुमकिन हो सके। और इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं होगा, इसका नुकसान चीन को होगा, इसका नुकसान यूरोप को होगा, और कई ममालिक को इसका नुकसान होगा। देखिए 90 ममालिक उससे गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त जिन पर उसने टैरिफ बढ़ाया है, और 90 ममालिक में इंडिया की आप मिसाल लीजिए, पाकिस्तान भी बात कर रहा है, उनसे मैंने कल भी इसकी एग्जांपल दी थी कि अब ये बात कर रहे हैं कि हम उनसे ऑयल ले लें, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन कम से कम उनका खसारा कम हो। अमेरिकन ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि जनाब मेरा नुकसान ना हो, किसी का नुकसान हो रहा है तो होने दो। वो बिल्कुल उस बात पर डटे हुए हैं कि भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। तो इस वक्त उनकी पॉलिसी जो है वो अपने मुल्क के रिस्पेक्ट से एक सख्त गिर लग रही है, जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ट्रंप पर लाख एतराज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिकन इंतजामिया इस बात को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही है कि उनका बजट खसारा कम हो सके। उसके लिए चीन का नुकसान होता है, उसके लिए किसी का इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होगा। देखिए हमें बहुत ही उसको देखना चाहिए, क्योंकि चीन की एक्सपोर्ट ज्यादा है, उनकी इम्पोर्ट कम है, तो वो नुकसान किसका होगा? चीन की एक्सपोर्ट रुकेगी, अंडरस्टूड सी बात है। वो उसकी जंग है, उसका हिस्सा बन रहे हैं, और क्या। मैं आपको एक छोटा सा एक जोक सुनाता हूँ जी। पिछले दिनों सोशल मीडिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा वायरल हुआ। उसमें जोक में ये दिखाते हैं कि एक हस्बैंड जा रहा होता है और वो अपनी फैमिली को बोल के जाता है कि जब मैं वापस आऊँ तो चाइना की एक चीज़ भी नहीं हो घर में, सब चीज़ें निकाल के बाहर भी। जो उसको घर में आता है तो
और उसके घर में कोई भी चीज नहीं होती, पूरा बल्कि घर खाली। पूरा घर खाली, बल्कि वो पुराने जमाने के एक अमेरिकन ड्रेस में खड़ी होती है। बोलते व्हाट इज दिस? उसने बोला कपड़े भी चाइना के थे, बर्तन भी चाइना के थे, ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस थे वो भी चाइना के थे, और मेरे कुकिंग रेंज थे वो भी चाइना का था, इसलिए मैंने सब निकाल दिया। तो अब कालीन पे ही सोना पड़ेगा, और वो ईरान का है। वही हाल इस वक्त हो रहा है। देखिए ये बात तो बहुत दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। देखिए अमेरिका में तो इस वक्त आने वाली हर चीज चाइना से आ रही देखिए है। यही बात वो रोकना चाह रहे हैं। और ये रोकेंगे तो कहाँ से आप लाएंगे? देखें मेरी बात को घर खाली हो समझें, जाएंगे। देखें ये बात को समझें। वो अगर हम आज ये फैसला करें, मेरी बात को समझिएगा, कि ये जो घड़ी मैंने पहनी है चाइना से आ रही है, ये तमाम प्रोडक्ट्स चाइना से आ रही है, हम इसे बनाते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को सस्ती करते हैं। हमारा आपको पता है कि पाकिस्तान भी बजट खसारा इसी वजह से कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है। अगर वो अपने ये फैसला कर रहे हैं कि जनाब हम अपनी, यही फैसला एक जमाने में चीन ने किया था, आपको मालूम है कि जब चीन ने कहा था कि हम हर चीज खुद बनाएंगे, हम कहीं बाहर से नहीं लाएंगे, हमारा खसारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसका नतीजा ये निकला। आप देखिए रिवर्स पॉलिसी है ये, हम उसे इनकार कर सकते हैं, हम अमेरिका की दुश्मनी में, या हम कह सकते हैं, लेकिन वो अपने लिए क्या सोच रहे हैं इस बात को देखें, उसके बाद हम फैसला करें। वहां की जो अक्सरियत ताजिर बिरादरी है वो कह रही है बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि हम जितना चीन पर डिपेंडेंसी हो गई है, इंडिया और चीन के ताल्लुकात इंतहाई खराब है। आज इंडिया की पूरी मार्केट चीनी प्रोडक्ट से भरी पड़ी है, और इंडिया का कॉम्परस इस बात को नारा लगा रहा है कि हमारी मार्केट कहां बचेगी। तो हमारे यहाँ नहीं है क्या? हमारे यहाँ तो अभी है ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, अगर हम जितना ज्यादा डिपेंडेंसी खत्म करेंगे, मैं सिर्फ चीन की मिसाल नहीं दे रहा, हम अमेरिका से भी कुछ चीज मंगवाते हैं, यूरोप से भी मंगवाते हैं, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, हम अपनी चीजों को आगे लेकर जाएं, हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट हम खत्म करेंगे, तभी खसारा हमारा कम होगा ना। हम, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारी प्रोडक्शन। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, लेकिन मैं एक बात की हिमायत करता हूं, हमारे पास दो ही ऐसी चीजें हैं कि जिसे हम ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं। पहली चीज हमारा एग्रीकल्चर जोन है, जिस पर अभी तवज्जो दी जा रही है, दूसरा हमारे पास मादनियात है, तीसरा हमारे पास एचआर है जिसे हम बेच रहे हैं। एचआर ज़ाहिर है हमारे जो ओवरसीज की जिनकी हम तारीफ करते हैं वो है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में हम जीरो हैं। हमें उस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़कर अपनी ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम टाइम में किल्लत है, वरना खबरें स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की थी जो शामिल की जानी थी, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाल्लाह उनको शामिल करेंगे और उस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत।